हेलो दोस्तों, मैं विकी गुप्ता आप सबका स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल विकी गुप्ता ट्यूटोरियल्स में। जैसा कि आपको पता होगा कि हम लोग एनटीपीसी ग्रुप डी या फिर एसएससी के लिए 1500 सवाल प्रैक्टिस के तौर पे करेंगे। ठीक है, अभी तक हम लोग 60 सवाल कर चुके हैं। आज मेरा चलेगा 61 नंबर सवाल। ठीक है, आज हम लोग 10 सवाल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहला सवाल से। तो देखिए, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है 22 सेंटीमीटर की परिधि वाले एक वृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ये मेरे 4 ऑप्शन है। ठीक है, तो सबसे पहले जान लीजिए आप परिधि के बारे में कुछ, वृत्त के बारे में। ठीक है, जैसे कि ये मेरा वृत्त है। ठीक है, वृत्त हो गया। ठीक है, यानी कि वृत्त है, ये मेरा क्या है, केंद्र बिंदु। ठीक है, अब जानिए, अगर वृत्त केंद्र से परिधि पर खींची गई रेखा मेरा क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। क्या कहलाती है, त्रिज्या। केंद्र से परिधि पर खींची गई रेखा त्रिज्या कहलाती है। क्या कहलाती है, त्रिज्या। ठीक है, अब जैसे कि हमको यहाँ पे देखिए, जैसे कि खींचेंगे, ये क्या मेरा क्या होगा, जीवा। ये क्या है, मेरा जीवा। ठीक है, सबसे बड़ी जीवा कहाँ होती है, तो केंद्र से खींची गई रेखा। ठीक है, केंद्र से खींची गई रेखा सबसे बड़ी जीवा होती है। ये जो केंद्र से वो गुजरती है ना, ये सबसे बड़ी जीवा होती है वृत्त का। ठीक है, केंद्र से खींची गई जो रेखा होती है वो मेरा सबसे बड़ी जीवा होती है। यहाँ पे जीवा हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा जीवा, ये जीवा, ये जीवा। आप पूछिएगा वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ से आपको, जैसे कि ये क्या होता है, यहाँ से केंद्र से तो ये होता है आर, फिर ये क्या हो जाएगा आर, यहाँ से यहाँ, ये टोटल क्या होता है, ये मेरा व्यास भी कहलाता है। क्या है, टोटल व्यास है। ठीक है, यानी कि व्यास को हम लोग क्या चीज़ से डिनोट करते हैं, तो डिनोट करते हैं डी से। ठीक है, तो व्यास मेरा त्रिज्या का दुगना होता है। क्या होता है, व्यास त्रिज्या का दुगना होता है। यहाँ देखिए आर 2r, यानी व्यास त्रिज्या का दोगुना होता है। ठीक है, अगर आप यहाँ से त्रिज्या निकालोगे तो क्या होगा, d/2, यानी त्रिज्या होता है व्यास का आधा। त्रिज्या व्यास का आधा होता है। ठीक है ना। अब यहाँ से आपको पूछ दे कि वृत्त का परिधि क्या होगा, तो वृत्त का परिधि होगा 2πr और वृत्त का क्षेत्रफल πr स्क्वायर। देखिए सवाल क्या बोल रहा था, सवाल है 22 सेमी की परिधि वाले एक वृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, तो देखिए परिधि बोल रहा है, वृत्त की परिधि 2πr का कितना दिया है मान, यानी वृत्त की परिधि है 22 दे दिया है, यानी कि 2πr का वैल्यू कितना दिया है 22। यहाँ से हम निकालेंगे r का मान, त्रिज्या निकालेंगे तो 2 पाई का मान क्या होता है 22/7, r तो निकालना ही है। ठीक है, और 22 यहाँ से देखिए 22 से 22 कैंसिल। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा 2r, 7 को मल्टीप्लाई कर दीजिए बराबर कर 2r बराबर 7, तो r बराबर क्या हो जाएगा 7/2, यानी कि त्रिज्या मेरा कितना निकल गया 7/2। ठीक है, यानी 7/2 क्या आ गया त्रिज्या। अब हमको निकालना क्या है, तो एक वृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है, यानी वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, ये तो मेरा परिधि था, वृत्त की परिधि 2πr जो 22 दिया हुआ था, यहाँ से मैं त्रिज्या निकालनी है। कितना आ गया त्रिज्या 7/2। अब निकालना है हमको वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई का मान कितना होता है 22/7 और आर कितना निकाले हैं 7/2। ठीक है, यहाँ पे आर स्क्वायर है तो 2 बार मल्टीप्लाई कर दिए 7/2। ठीक है, यहाँ से कुछ कटेगा 7 से 7, 2 से 11 बार में 11 से 77/2, यानी कि 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब भी आपका क्षेत्रफल में कोई मान आएगा, जब भी आपका क्षेत्रफल में कोई भी वैल्यू आएगा तो हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा। ठीक है, यानी कि वो स्क्वायर में ही होता है। तो मेरा कितना आ गया वृत्त का क्षेत्रफल 38.5, यानी कि ऑप्शन ले ली, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यही निकालना था और कुछ नहीं करना था, या आप इसको नोट कर सकते हैं। तो फिर अगला सवाल देखते हैं, 62 नंबर सवाल। नेक्स्ट देखते हैं 62 नंबर सवाल। सवाल बोल रहा है ए और बी की आयु का अनुपात 1:2 है। ठीक है, यानी आयु मतलब एज होता है, इसका अनुपात कितना दिया है 1:2। 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात इतना हो जाएगा तो उनकी वर्तमान आयु क्या है, यानी कि प्रेजेंट आयु पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए एज का जो अनुपात दिया है, एज का अनुपात कितना दिया है, तो 1:2 दिया है। ठीक है, कितना दिया है 1:2। हम इसको x के रूप में ले लेते हैं, यानी कि 1x, इसको कर लेते हैं 2x। ठीक है, और आपको पता होगा कि रेशियो का मतलब, अनुपात का मतलब ही बटा होता है। ठीक है, क्या होता है बटा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1x/2
2x, इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब बोल रहा है 7 वर्ष बाद, कितना साल के बाद, 7 वर्ष बाद, जब 7 वर्ष होगा तो दोनों में बढ़ेगा। अगर मेरा 7 वर्ष बढ़ रहा है तो आपका भी 7 वर्ष बढ़ेगा, और आपके दादाजी का भी, और मेरे भी दादाजी का, ठीक है। तो बात यह है कि 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात इतना हो जाएगा। 7 वर्ष बाद यानी कि 7 ऐड कर देंगे, ठीक है। 7 वर्ष बाद कितना हो जाता है, तो 3:5, यानी कि 3/5 हो जाता है, ठीक है। कितना हो जाता है, 3/5। अब यहाँ से x का वैल्यू निकाल दीजिए तो 5x, तिरछा तिरछी मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तिरछा तिरछी मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 5 में 5x प्लस 7 बजे 35, 3 दूनी 6x प्लस 7 या 21, ठीक है। 35 को इधर आने दीजिए, 21 को इधर लेके चलाइए, यहाँ पे 6x और माइनस 5x, 5x को उधर तो माइनस 5x। अब यहाँ पे 6x में से 5x जाएगा तो x बचेगा, तो x बराबर 35 में से 21 जाएगा तो कितना बचेगा, 14। 5 में से 1 गया तो 4, 3 में से 2 गया तो 1, यानी x का मान कितना आ गया, 14, ठीक है। अब पूछ रहा है कि उनकी वर्तमान आयु क्या होगी। यहाँ पे देखिए x का मान आ गया 14, ठीक है। तो 2x क्या हो जाएगा, 2 गुने 14 यानी कि 28, एक का 14 हो गया और एक का 28, ठीक है। तो यानी a और b का, a अनुपात b का जो a अनुपात यहाँ लिख लेते हैं, a और b का जो अनुपात का जो वर्तमान आयु का जो आएगा वो आएगा 14 और 28, ठीक है। देखिए ऑप्शन में जो दे रहा है वही आप मार सकते हैं। ऐसे देखिए यहाँ पे तो कट रहा है 14 दूनी 28, यानी 1:2 आएगा, लेकिन जो आपको ऑप्शन में देगा उसी के अनुसार आपको मारना है 14 और 28, यानी ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो फिर 63 नंबर सवाल नेक्स्ट है। 63 नंबर सवाल देखिए, 60 आपके एग्जाम में कभी कभी कैलकुलेटिव का दे देगा, ठीक है। इसलिए आप अपना कैलकुलेशन को बहुत मजबूत कर लीजिए, ठीक है। जितना मजबूत कीजिए उतना सही रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो देखिए कैलकुलेशन का जो सब पूछा गया सवाल है, अब इसको तोड़ना है तो देखिए ऑप्शन भी दिया हुआ है, तो तोड़िए। 38 24, एक 25/3 हो जाएगा, गुना 5 20 और 1 21, 21/5 हो जाएगा। भाग है यहाँ पे, ठीक है। भाग करेंगे 5 20, देखिए जब भी आपको भाग है तो उसका गुना में जब कन्वर्ट कीजिएगा तो वो जो बटा है जो पलट जाएगा। इसको हम भाग को गुना में कन्वर्ट कर देते हैं, तो कितना आएगा, 5 20 और 1 21, 21/4 आ रहा है, ठीक है। कितना आ रहा है, 21/4। अब इसको हम पलट देंगे तो कितना हो जाएगा, 4/21, ठीक है। अब यहाँ से बस काट दीजिए, 21 से 21, 5 से 5 बार में, यानी कि 5 20/3। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 6.2/3। ये क्या हो जाएगा आंसर, यानी ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। कुछ नहीं करना था, बस कैलकुलेटिव था। कैलकुलेटिव कुछ नहीं था, आपके लिए, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जैसे कि आप कैलकुलेशन जब भी आपको कैलकुलेशन का जब सवाल आता है तो उसको कोशिश कीजिए कि बहुत जल्दी सॉल्व करने का, क्या कभी लेंदी भी चला जाता है, ठीक है। तो चलिए फिर अगला सवाल देखते हैं। 64 नंबर सवाल नेक्स्ट है। 64 नंबर सवाल, ठीक है। देखिए ये भिन्न का जोड़ है, तो देखिए आपको इसको भी तोड़ना है। सब आपका सब जितना भी सवाल मैं बता रहा हूँ सब टोटल एग्जाम में पूछा गया सवाल है, ठीक है। तो देखिए ऊपर 3 रह जाएगा, नीचे तोड़िए 7 या 21 और ऊपर वाला को जोड़ दीजिएगा, 7 या 21 और 1 22/3, क्या हो जाएगा 22/3। ये मेरा मेन बट्टा है, ठीक है। ये क्या है, मेरा मेन बट्टा है, प्लस 3 रहेगा, फिर 7 या 21 1 22/7। अब इस 3 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा, 3 को मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना हो जाएगा। जैसे कि आप समझाने के लिए आपको हम बता देते हैं, जैसे कि 3 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3/1 लिख सकते हैं, ठीक है। गुना, जब गुना कीजिएगा तो 3 ऊपर चल जाएगा, 3/22, ठीक है। यानी 3 3 9/22। यहाँ पे भी हो जाएगा 7 या 21, यानी कि पलटी कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 3 3 9 9/22 प्लस ये 7 है, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 या 21 21/22, ठीक है। अब जोड़ दीजिए दोनों को, 21 और 9 30/22 30/22। अब देखिए ऑप्शन में, ऑप्शन के अनुसार क्या है, 22 नीचे है तो 2 से आप काटिए, 2 से 15 बार में और 2 से 11 बार में, ठीक है।
तो देखिए यहाँ पे 11 एकम 11, 11 4 15, यानी कि आप इसको लिख सकते हैं 1.4/11। ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बस तोड़ना था। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं 65 नंबर सवाल। नेक्स्ट है 65 नंबर सवाल। देखिए 65 नंबर सवाल है a+b का होल स्क्वायर इक्वल टू 100। ठीक है, और a अनुपात b का अनुपात जो दिया है 1:3 है, तो a और b का यानी ए बी क्या होगा। तो देखिए यहाँ से सबसे पहले तो आप देख रहे होंगे a+b का होल स्क्वायर, a+b का होल स्क्वायर कितना दिया है 100 है, तो इस स्क्वायर को बराबर को साइड भेज दीजिए तो रूट चढ़ जाएगा, यानी a+b का मान कितना आ जाएगा √100। कितना आ जाएगा √100। इस जब स्क्वायर को बराबर को साइड भेजिएगा तो क्या चढ़ेगा, रूट चढ़ जाएगा। ठीक है, यहाँ से क्या आ जाएगा a+b बराबर 10 आ जाएगा। ठीक है, यानी 10 का स्क्वायर 100 होता है, यानी 100 का वर्गमूल 10। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे a और b का अनुपात कितना दिया 1:2, तो इसको हम ले लेते हैं 1x, इसको कर लेते हैं 3x। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे a की जगह क्या रख देते हैं 1x, a की जगह 1x और b की जगह 3x। ठीक है, 3x बराबर 10, यानी कि 4x बराबर 10, तो x बराबर 10/4। यहाँ क्या कर सकते हैं 2 से 5, 2 से 2, यानी कि 5/2। x का मान कितना आ गया 5/2। निकालना क्या है ए बी का मान निकालना है, तो a का मान कितना था 1x, यहाँ पे लिख दीजिए। x का मान कितना है 5/2, तो यह क्या आ जाएगा 1 × 5/2, तो क्या आएगा 5/2, और 3x 3 × 5/2, यानी कि 15 और 15/2। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, यहाँ से क्या निकल जाएगा ए बी, तो एक ए का मान कितना है 5/2 गुना 15/2, यानी कि 15 × 5 = 75/4। इसको आप क्या लिख सकते हैं, तो 75/4 कीजिएगा तो कर सकते हैं आप, इसको काटिए, यहाँ से काटिए, एक बार में कटेगा। ठीक है, 4 दूनी 8, तो यानी एक बार में लीजिए यहाँ पे। ठीक है, 4 एकम 4, 3 बचेगा, 9 चक 36, 8 5 9 चक 36। देखिए यहाँ से काटते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए 75, यानी एक बार में काटेगा तो 4 कितना आएगा 3 35 आएगा। ठीक है, 8 5 8 चक 32, यानी 3 आएगा। अब देखिए 18 आ रहा है, तो 18 देखिए किस में है, ऑप्शन नंबर सी में। तो पूरा काट लीजिए, 0 यहाँ कर सकते हैं, 7 चक पॉइंट देखिए 0 किए ना, तो 7 चक 28, यानी 2, फिर 0 यानी 5, 18.75। ठीक है, यानी कितना आंसर आ जाएगा, यहाँ पे आप कर लीजिए 18.75। ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर, क्योंकि ए और बी का मान निकल गया यहाँ से। ठीक है, ए और बी का मान निकल गया 18.75। कुछ नहीं था, a+b का होल स्क्वायर दिया हुआ था 100, हमें स्क्वायर जब उस साइड जाएगा तो क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा, तो a+b का मान आ गया 10। हम इसको मान लिए 1x 3x, यहाँ पे हम a और b की जगह रख दिए, तो x का मान कितना आ गया, x का मान आ गया इतना, कि 5/2। ठीक है, यहाँ से हम a का मान निकाल लिए और b का मान निकाल लिए, यानी a का मान 5/2 और b का मान 15/2, दोनों को गुना कर दिए तो इतना मान आ गया। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 66 नंबर। नेक्स्ट है 66 नंबर, यानी 66 नंबर सवाल। ठीक है, ये भी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए a⁻6 गुने a⁻−4 भागा a⁻3, इसका ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, 4 ऑप्शन, इसमें से क्या आंसर आएगा तो देखते हैं। ठीक है, देखिए a⁻6 को यूँ ही रहने देते हैं और इसको भी यूँ ही रहने देते हैं a⁻−4, इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं गुना में। जब गुना में कन्वर्ट कीजिएगा तो ये बटा में आ जाएगा, यानी कि 1/a⁻−3, सॉरी सिर्फ माइनस नहीं आएगा, प्लस ही आएगा, a के पावर यानी कि a⁻3 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको ऊपर करते हैं। ठीक है, तो क्या करें, हो जाएगा a⁻6 गुना a⁻−4, जब पलट दीजिएगा तो क्या होगा a⁻−3 हो जाएगा। ठीक है, जब इसको जब आप ऊपर कीजिएगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा -3 घट जाता है। ठीक है ना। अब देखिए आपको एक फॉर्मूला बताए थे कि a⁻m गुने a⁻n होता है a⁻m + n। ठीक है, जब
बेस समान हो, पावर अलग अलग हो तो गुना में पावर जुड़ जाता है। क्या होता है? गुना में पावर जुड़ जाता है। यहाँ देखिए बेस तीनों का सेम है और पावर अलग अलग है तो क्या होगा? जुड़ जाएगा। तो क्या होगा? ए पर पावर 6 - 4 - 3। ठीक है, क्या हो जाएगा? नहीं तो ऐसा देख लीजिए, आप नहीं समझ रहे हैं तो ए प्लस -4 हो जाएगा प्लस -3। ठीक है, अब देखिए प्लस माइनस माइनस यानी लिख सकते हैं 6 प्लस माइनस -4 प्लस माइनस -3। क्या हो जाएगा? यहीं पे देखिए ए पर पावर 6 - 7 4 3 7 -7 यानी हो जाएगा ए पर पावर -1। आप इसको लिख सकते हैं 1/a। जब ये नीचे आता है तो इसका प्लस में हो जाता है। ठीक है, यानी इसका आंसर कितना आएगा? 1/a। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, समझ गए होंगे। कुछ नहीं था, ए पर पावर 6 था गुने ए पर पावर -4। इसको हम नीचे लाएं तो क्या हो गया? नीचे लाएंगे तो जब गुना में करेंगे तो इसको नीचे आ जाएगा। ठीक है, ए पर पावर 6 ए पर पावर -4 इसको हम पलट दिए ऊपर, तो पलट दिए तो माइनस में हो जाएगा -3। अब गुना में पावर क्या होता है? जुड़ता है। जब बेस समान हो, जब बेस समान हो पावर अलग अलग हो तो क्या होता है? जुड़ जाता है। गुना में पावर जुड़ जाता है। यहाँ देखिए बेस समान था, पावर अलग अलग था तो तीनों को जोड़ दिए, तो जोड़े तो इतना मान आ गया इतना, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं 67 नंबर। नेक्स्ट है 67 नंबर सवाल। 67 नंबर सवाल है हाइट एंड डिस्टेंस से, बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, देखिए सवाल बोल रहा है एक मीनार के आधार से 20 मीटर दूरी पर स्थित बिंदु से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी? ठीक है, देखिए ये धरातल है मेरा, ये मेरा धरातल है। ठीक है, इससे मीनार की ऊंचाई कितना है? ठीक है, ये मेरा धरातल हो गया, ये मेरा क्या हो गया? मीनार। ठीक है, ये मेरा धरातल हो गया, ये मेरा मीनार हो गया। यहाँ से क्या होगा? एक उन्नयन कोण बनेगा। उन्नयन कोण कितना बन रहा है? तो 60 डिग्री बन रहा है। यहाँ से देखिए उन्नयन कोण हमेशा नीचे बनता है और अवनमन कोण ऊपर बनता है। ठीक है, तो उन्नयन कोण 60 डिग्री, 60 डिग्री। ठीक है, अब देखिए आधार से 20 मीटर दूरी पर स्थित बिंदु, ये जो मेरा आधार है ना, ये मेरा 20 मीटर दिया है। कितना दिया है? 20 मीटर। ठीक है, तो पूछ रहा है मीनार की ऊंचाई क्या होगी? ये जो मीनार की जो ऊंचाई है इसको हमको निकालना है। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं x। क्या मान लेते हैं? x। ठीक है, इसको हम x मान लेते हैं। अब देखिए जब भी थीटा रहे, ठीक है, कोई भी डिग्री रहे, आपको पता होगा इसको हम कर लेते हैं a b c कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए ये कोण के सामने वाले भुजा हमेशा क्या कहलाता है? परपेंडिकुलर कहलाता है। ये मेरा परपेंडिकुलर हो गया नॉर्मली, ये मेरा क्या हो गया? बेस, यानी कि आधार हो गया। तो आपको पता है P और B किस में आता है? तो टैन थीटा में आता है। किस में आता है? टैन थीटा। तो हम यहाँ पे टैन थीटा का यूज़ करेंगे, तो टैन 60 डिग्री का, टैन 60 डिग्री का यूज़ करेंगे तो क्या होगा? AB/BC। ठीक है, यहाँ से हम लेंगे AB/BC। अब टैन 60 डिग्री मान कितना होता है? तो टैन 60 डिग्री मान होता है √3। ठीक है, √3 होता है। अब यहाँ से AB का मान कितना दिया है? AB का मान कितना लिए थे? x लिए थे। ये तो आप पता है कि जब थीटा वाले सामने भुजा कहलाती है, क्या कहलाती है? परपेंडिकुलर। और आपको पता होगा ये जो मेरा होता है हाइपोटेनियस। ठीक है, क्या होता है? हाइपोटेनस होता है। ये आपको पता है कि यहाँ 90 डिग्री बना रहा है। क्या बना रहा है? 90 डिग्री। ये मेरा हाइपोटेनस होता है जिसको हम लोग H से डिनोट करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं? कर्ण। ये तो मेरा आधार हो गया। ठीक है, जिसको हम लोग बेस बोलते हैं। ये मेरा परपेंडिकुलर यानी कि लंब हो गया। ठीक है, लंब यानी कि परपेंडिकुलर। ठीक है ना। तब देखिए हमको निकालना क्या था? ये भुजा निकालना था, इसको तो x मान लिए हैं। तो AB कितना दिया है? AB है x, तो यहाँ पे x लिख दीजिए। और BC कितना है? BC है 20 मीटर, यहाँ पे 20 कर दीजिए। ठीक है, तो √3, x बराबर क्या हो जाएगा? x बराबर 20 √3 हो जाएगा। और आपको पता है ऑप्शन क्या दिया हुआ है? देख लीजिए यहाँ पे ऑप्शन है पॉइंट में। तो आपको पता है कि √3 का वैल्यू कितना होता है? तो यहाँ पे लिख देते हैं हम, √3 का वैल्यू होता है 1.732। ठीक है, अगर नहीं पता है तो आप इसको नोट कर लीजिए। और √2 का वैल्यू होता है 1.414।
ये होता है √2 का वैल्यू, इसको आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पे 20 1.732, जब इसको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 34.6 मीटर आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, यानी x का मान कितना आ गया 34.6 मीटर, यानी x का मान इतना आ गया 34.6 मीटर। तो ये मेरा क्या निकल गया, मीनार की ऊंचाई। जो मेरा निकला है वो क्या है, मीनार की ऊंचाई। ठीक है, ये मेरा आंसर हो गया, मीनार की ऊंचाई। समझ गए, कुछ नहीं था, मीनार के आधार से 20 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ठीक है, ये मेरा मीनार की ऊंचाई हो गया, ये मेरा आधार हो गया। यहाँ पे उन्नयन कोण कितना दिया है, 60 डिग्री दिया है। ठीक है, और हम यहाँ से मिला दिए, तो ये मेरा क्या हो गया, कर्ण हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, ये मेरा बेस हो गया। ठीक है, अब देखिए निकालना क्या था, मीनार की ऊंचाई हमको ये निकालना है, ये निकालना था, और इससे के से मतलब था तो P और B, तो P B किस में आता है, तो tan थीटा का मान होता है P बटा B, तो tan 60 डिग्री हम ले लिए। ठीक है, tan 60 डिग्री मान होता है √3, यहाँ से आप कैलकुलेशन कर दीजिएगा, यहाँ √3 का वैल्यू पुट कर दीजिए। ठीक है, 1.732, जब 20 में 1.732 मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 34.6 मीटर आएगा। ठीक है, तो चलिए फिर अगला सवाल देखते हैं, 68 नंबर सवाल, वो भी हाइट एंड डिस्टेंस है। ठीक है, नेक्स्ट है 68 नंबर सवाल, ये भी हाइट एंड डिस्टेंस है। ठीक है, तो देखिए सवाल बोल रहा है, एक सीढ़ी पर एक इमारत के सहारे खड़ी है, एक सीढ़ी एक इमारत के सहारे खड़ी है। ठीक है, देखिए एक सीढ़ी है, इमारत के सहारे खड़ी है, एक सीढ़ी जो है एक इमारत के सहारे खड़ी है। मान के लिए ये इमारत है, इमारत तो सीधा ही होता है। ठीक है, और मेरा सीढ़ी क्या होता है, टेढ़ा होता है। ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो गया, जैसे कि ये मेरा क्या है, इमारत है, ये मेरा क्या हो जाएगा, सीढ़ी हो जाएगा, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा क्या हो जाएगा, आधार। मान लीजिए ये दीवार है, ये मेरा दीवार है, इस दीवार के सहारे एक क्या खड़ी है, तो एक सहारे एक सीढ़ी एक इमारत के सहारे खड़ी है, ये इमारत है तो इसके सहारे खड़ी है। ठीक है ना, समझ रहे होंगे बात को। तो सीढ़ी का आधार इमारत से 6 मीटर दूरी पर है, यानी कि ये क्या है, ये मेरा इमारत है। ठीक है, और ये क्या है, ये सीढ़ी है, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है कितना है, तो 6 मीटर है। कितना है, 6 मीटर। ठीक है, सीढ़ी इमारत पर 14 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचती है, यानी जो इसका जो इस इमारत है इसका जो ऊंचाई दिया है वो 14 मीटर है। कितना है, 14 मीटर। ठीक है, अब हमको निकालना क्या है, तो सीढ़ी की लंबाई क्या होगा, यानी इसका लंबाई पूछ रहा है। ठीक है, इसका लंबाई क्या होगा। ठीक है ना, क्या पूछ रहा है, सीढ़ी की लंबाई पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से आपको पता होगा पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम यानी पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, p² + b² बराबर h²। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इसको हम नामकरण कर देते हैं ABC। ठीक है, ये मेरा परपेंडिकुलर, ये मेरा आधार, ये मेरा कर्ण हो गया। ठीक है, अगर हमको यहाँ थीटा अगर यह दे देंगे तो ये मेरा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये मेरा बेस हो जाएगा। अगर हम थीटा यहाँ दे देंगे तो थीटा के सामने वाले जो भुजा होती है वो मेरा परपेंडिकुलर कहलाती है। इतना जान लीजिए, थीटा के सामने वाली भुजा लंब कहलाएगी और जो बचेगा वो मेरा आधार कहलाएगा। आपको पता है कर्ण हमेशा फिक्स रहता है। ठीक है ना, कर्ण हमेशा फिक्स रहता है, यानी कि परपेंडिकुलर हमेशा फिक्स, हाइपोटेनस हमेशा फिक्स रहता है। निकालना क्या, तो ये भुजा निकालना है, तो पाइथागोरस ने लगा दीजिए p², ये p है तो p कितना है, 14 का स्क्वायर यानी कि 196 प्लस 6 का स्क्वायर 36। ठीक है, बराबर h²। आप दोनों को जोड़ लीजिए, 6 6 12 के 2 हाथ में रहा 1, 9 और 3, 9 3 12 1 13, 9 4 13 के 3 हाथ में रहा 1 यानी कि 2, यानी h² बराबर क्या हो जाएगा 32। तो h बराबर √32 232। ठीक है, √232 स्क्वायर जाएगा तो रूट चढ़ जाएगा। अब इसको आप तोड़िए 232 को, जब 232 को तोड़िएगा 2 से 1 16, फिर 200 तोड़िए 58। अब देखिए यहाँ पे 2 √58, जब इसको आप यहाँ तोड़िएगा तो h बराबर
2 × 2 × 58 में टूटेगा। यहाँ देखिए 2 × 2 × 58, ठीक है। तो h बराबर क्या हो जाएगा, एक 2 बाहर आएगा, 2 को 2 है तो एक 2 बाहर आएगा, तो √58 फिर 58, ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कुछ नहीं करना था, बस पैथ। देखिए आपका अगर फिगर बन गया ना तो सवाल बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर 69 नंबर सवाल देखते हैं। नेक्स्ट है 49 नंबर, ठीक है, 69 नंबर सवाल। देखिए सवाल बोल रहा है दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या के 25% के बराबर है। ठीक है, दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या के 25% के बराबर है। यदि छोटी संख्या 30 है तो बड़ी संख्या क्या होगी। ठीक है, हम देखिए यहाँ पे बड़ी संख्या हम कुछ मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं बड़ी संख्या। ठीक है, बड़ी संख्या हम x मान लेते हैं, माना बड़ी संख्या क्या है, x है। ठीक है, बोला है दो संख्याओं का अंतर, तो दो संख्या, एक संख्या बड़ी संख्या x हो गया और छोटी संख्या 30 है, यानी कि दोनों के बीच का अंतर कितना हो जाएगा, तो x - 30 हो जाएगा। ठीक है, दोनों के बीच का अंतर, दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या के 25% के बराबर है। बड़ी संख्या क्या है, बड़ी संख्या के का मतलब क्या होता है, गुना बड़ी संख्या के 25%, 25, ठीक है, 25% बटा 100 आ जाएगा, परसेंट हटेगा तो 100 आएगा। अब दोनों क्या है, तो बराबर है। ठीक है, दोनों बराबर है। यहाँ से देखिए x - 30 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 25 से 100 4 बार में, यानी x बटा 4। अब इस 4 को इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 4x माइनस चलती है 12, यानी 120 बराबर x हो जाएगा। और x को बराबर की साइड लाइए, तो 4x माइनस x, अब 120 को साइड भेज दीजिए तो प्लस में हो जाएगा 120, 4x में से x जाएगा तो 3x, 120, यानी x बराबर क्या आ जाएगा, 40, यानी x का मान कितना आ जाएगा, 40। ठीक है, अब निकालना क्या है, तो बड़ी संख्या पूछ रहा है, तो बड़ी संख्या हम क्या माने थे, x, तो ये मेरा 40 हो गया, बड़ी संख्या कितना हो जाएगा, 40, यानी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए 40 हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं करना था, बड़ी संख्या हम x मान लिए, दोनों के बीच का अंतर दिया हुआ था। ठीक है, और बड़ी संख्या के 25% के बराबर है, बड़ी संख्या के 25% के बराबर है, तो यहाँ से आप कैलकुलेशन कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं आज का लास्ट सवाल, 70 नंबर सवाल। ठीक है, आज का लास्ट सवाल और 70 नंबर सवाल। ठीक है, तो देखिए सवाल बोल रहा है यदि a का वेतन b के वेतन से 25% अधिक है तो b का वेतन a के वेतन से कितना कम है। देखिए a और b का बात कर रहा है। ठीक है, a का वेतन b के वेतन से 25% अधिक है, a का वेतन जो है b के वेतन से 25% अधिक है, तो b का वेतन हमको पता नहीं है, तो b का वेतन हम 100 मान लेते हैं। ठीक है, तो 25% अधिक है तो 125, चूँकि b के वेतन से a का वेतन 25% अधिक है तो 125 हो गया। ठीक है, अब काट दीजिए 5 से, 25, 5 से काटिए कितने बार में, तो 20 बार में, यानी कि सॉरी आप यहाँ काट सकते हैं 25 से, 25 × 5 = 125 और 25 तक 100, यानी कि 5:4। इसको आप रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हैं, नहीं तो रहने दीजिए। a का कितना आ गया 5 और b का 4 आ गया। ठीक है, अब बोल रहा है b का वेतन a के वेतन से कितना कम है। ये जो b का वेतन है a के वेतन से कितना कम है, तो 1 कम है, कितना कम है, 1। ठीक है, किससे कम है, तो 5 से कम है, 5। परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा 20, यानी कि 20%। जो b का वेतन a के वेतन से कितना कम है, तो 20% कम है, यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, फिर से एक बार देख लीजिए अगर देखना चाहें तो। यदि a का वेतन b के वेतन से 25% अधिक है, a का वेतन b के वेतन से 25% अधिक है, b का वेतन हमको पता नहीं था, हम 100 मान लिए, b का वेतन 100। ठीक है, तो 25% अधिक था, 125 कर दिए, 125, 25 × 5 = 125 और 25 तक 100, यानी कि 5 और 4 आ गया। ठीक है, अब सवाल बोल रहा था b का वेतन a के वेतन से कितना कम है, तो a के वेतन से कितना कम था, तो 1 कम था, किससे कम था, तो 5 से, तो 5 नीचे रख दें, जिससे कम रहेगा, जिसके कम रहेगा उसको हमेशा नीचे रखेंगे, तो किससे कम था, 5 से, तो 5 हमेशा नीचे। और परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो 5 से 100 20 बार, यानी कि 20%। ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। ठीक है,
और मिलते हैं अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।